स्टूडेंट वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोनाउन के 5 टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम देखने वाले हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन को। तो बहुत ही ध्यान से देखते रहिए ये वीडियो और नोट डाउन करते रहिए इम्पोर्टेंट रूल्स को। चलिए शुरू करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि हमें नाम से ही पता हो रहा है, इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, वे प्रोनाउंस जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं। वे प्रोनाउंस जो किसी डेफिनिट यानी निश्चित, वे प्रोनाउंस जो किसी डेफिनेट पर्सन और थिंग को डिस्क्राइब नहीं करते, ऐसे प्रोनाउंस इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। आइए देखते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। सम, वन, समवन, ऑल, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी, एनीवन। इन सब वर्ड्स को आपने सेंटेंस में जरूर देखा होगा। अब आप सोचेंगे कि ग्रामेटिकल इन वर्ड्स को कहते क्या हैं? These are indefinite pronoun। अच्छा कि ये indefinite pronoun क्यों है? क्योंकि इनसे हमें किसी डेफिनेट पर्सन या किसी डेफिनेट थिंग के बारे में पता नहीं चलता है, इसलिए हम इन्हें indefinite pronoun कहते हैं। आइए देखते हैं कि indefinite pronoun का सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फर्स्ट एग्जाम्पल है सम हैव जॉइन्ड द पार्टी। कुछ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। सो सम इज हेयर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इस सेंटेंस में सम इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है क्योंकि सम से हमें किसी डेफिनेट पर्सन्स के बारे में पता नहीं लग रहा है, बल्कि एक अनिश्चित लोगों के बारे में पता लग रहा है कि कुछ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। इसी तरह से ऑल वेंट टू जयपुर। सभी लोग जयपुर गए। अब यहाँ पर ऑल जो है वो किसी डेफिनेट पर्सन को डिस्क्राइब नहीं करता है। क्या यहाँ पे किसी पर्सन का नेम है? नो, ना किसी प्लेस का नेम है, बल्कि एक प्रोनाउन ऑल यूज किया गया है। और ऑल मैंने ऊपर बताया कि ऑल क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ ऑल का यूज किया गया है। ऑल वेंट टू जयपुर। सभी लोग जयपुर गए। किसी निश्चित पर्सन और थिंग के बारे में हमें यहाँ पता नहीं लग रहा है, इसलिए ऑल इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया है। नेक्स्ट है समवन हैज स्टोलन माय वॉच। किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। अब यहाँ जिसने वॉच चुराई है उसका नाम नहीं है, लेकिन उसकी जगह किसका नाम है? समवन का, जो कि अनिश्चित है। समवन में तो कोई भी हो सकता है, तो समवन एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन का यहाँ यूज हुआ है। आगे इनडेफिनेट प्रोनाउन के कुछ और यूज। इनडेफिनेट प्रोनाउंस में अगला एग्जाम्पल है A strict diet is appropriate only a few। यानी कि a strict diet जो है वो कुछ लोगों के लिए ही उपयुक्त है। इस सेंटेंस में a few इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट पर्सन्स का नाम नहीं है। यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड। कुछ पैसेंजर्स इंजर्ड थे, यानी कि यहाँ पर उन पैसेंजर्स का नेम नहीं, बल्कि कुछ पैसेंजर्स जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जो हमारे लिए डेफिनेट नहीं है, यानी इनडेफिनेट है। तो सम जो वर्ड है वो अपने आप में इनडेफिनेट प्रोनाउन का काम करता है। इसी तरह से वन का लेकर जो रूल है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है और स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं वन को एज इनडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में।
सो वन शुड, वन का मतलब है किसी एक पर्सन की यहाँ बात हो रही है। वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस, कि एक इंसान को हमेशा अपने काम से मतलब होना चाहिए। तो वन शुड माइंड वंस, अब यहाँ वन जो है वो वन पर्सन की बात है, लेकिन वन के लिए जो पजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है वो है वंस, वंस, ओके। नॉट, यहाँ पर हिज भी यूज करते हैं कई लोग, लेकिन हिज का यूज यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि वन का जो यूज है वो तीनों केसों में वन से ही बनता है। अब हम आगे इसको देखेंगे। वन का यूज तीनों केस में वन, वन सेल्फ और वंस में ही यूज होता है। यानी वन जो है वो किसी भी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, जिस तरह से इस सेंटेंस में। वन सेल्फ, वन सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव केस में वन सेल्फ हो जाएगा और पजेसिव केस में वंस हो जाएगा। सो इस तरह से अगर हम वन के साथ किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज करते हैं, किसी दूसरे जैसे हिज, हिम, इन चीज़ों का अगर यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन का यूज वहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि वन का जो पजेसिव है वो होता है वंस। तो यहाँ पर हमने जो पजेसिव केस यूज किया है वो हिज यूज ना करके हमने वंस यूज किया है। इसी तरह से वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस, यहाँ पर वन जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन का काम कर रहा है और वन के साथ जो पजेसिव केस यूज होगा वो होगा वंस, ना कि हिज या अदर प्रोनाउंस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, आपको ये रूल याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत एग्ज़ाम में ऐसे कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस ज़रूर दिए जाते हैं और वहाँ पर जो है स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो किसी डेफिनेट पर्सन या डेफिनेट थिंग को डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि इनडेफिनेट थिंग्स के बारे में बताते हैं, जैसे सम, वन, समवन, ऑल, अदर्स, अ फ्यू। इस तरह से बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइए बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रोनाउन की तरफ। नेक्स्ट प्रोनाउन दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को अच्छे से देखेंगे और इसे एक्सप्लेन करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि हमने कई बार पढ़ा है, हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपने जरूर सुना होगा फ्रेंड्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, या उनका जो यूज है प्रश्न पूछने में होता है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का जनरली जो यूज है वो प्रश्न पूछने में किया जाता है। इनका यूज जनरली प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यूज्ड फॉर मेकिंग क्वेरीज। मेकिंग क्वेरीज मीन्स अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, और आस्किंग क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जिन्हें हम WH क्वेश्चन भी बोलते हैं, जो WH से शुरू होते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं? तो सबसे पहले हु, whom, whose, which और what। who का मतलब कौन, whom किसको, whose किसका, which कौन सा, and what क्या। ये सभी प्रोनाउन जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और जनरली फॉर आस्किंग क्वेश्चन दे यूज इन द सेंटेंस। नाउ मूव about some important rules of interrogative pronouns.
कि व्हाट का यूज किस सिचुएशन में सेंटेंस में किया जाता है। व्हाट जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और व्हाट का यूज मेनली वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए या फिर किन्हीं कार्यों के लिए होता है। व्हाट का यूज जो है जनरली पर्सन के लिए नहीं होता है, ये या तो किसी थिंग्स के लिए होता है या किसी कार्य के लिए व्हाट का यूज किया जाता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से कि व्हाट का यूज किस तरह से होता है। सबसे पहला सेंटेंस है व्हाट इज योर फादर। ये पूछ रहा है व्हाट इज योर फादर। यहाँ फादर का नेम नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट इज योर फादर, यानी बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। तो ये आपके जो फादर हैं उनका प्रोफेशन पूछ रहा है, व्हाट इज योर फादर। ओके, सो व्हाट इज योर नेम। यहाँ ये नेम पूछ रहा है कि आपका नेम क्या है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज दिस, यह क्या है, यानी किसी थिंग के बारे में ये पूछ रहा है। तो इस तरह से व्हाट का यूज किसी पर्सन के संदर्भ में ना होकर व्हाट का यूज जो है जनरली किसी वस्तु या कार्य के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हु, हुम और हुज का यूज किस तरह से सेंटेंस में और किस संदर्भ में किया जाता है। अब हम हु, हुज और हुम के यूज को देखेंगे। हु, हुज और हुम का यूज जनरली पर्सन के लिए किया जाता है, यानी कि मुख्यतः हु, हुज, हुम को व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह से आइए समझते हैं हम इनके यूज को। हु, हुज, हुम। हु का यूज सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में यानी एज अ सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इसी तरह से हुज जो है वो पोजीशन के बारे में पूछता है, यानी कि ये चीज किस से संबंधित है या किसकी है। तो हुज जो है वो पॉजिटिव केस में यूज किया जाता है, जबकि हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। तो हु का यूज नॉमिनेटिव केस में एज अ सब्जेक्ट, हुज का यूज पॉजिटिव केस में एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन, एज अ इंटेरोगेटिव इन द पॉजिटिव केस में, और हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में सेंटेंस में किया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से हम इनके यूज को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हु का यूज किस तरह से किया जाता है और किस तरह से ये पर्सन से रिलेटेड होता है। हु इज ही, यहाँ पूछ रहा है कि हु इज ही, वह कौन है। यहाँ पर्सन के बारे में पूछ रहा है कि हु इज ही, वह व्यक्ति कौन है। सो हु का यूज यहाँ इन द नॉमिनेटिव केस में हुआ है एज अ सब्जेक्ट के रूप में। इसी तरह से यहाँ पूछ रहा है कि हुज बैग इज दिस, यह किसका बैग है, यानी कि हुज का यूज यहाँ पॉजिटिव केस में किया गया है, क्योंकि हुज जो है वो पोजीशन के बारे में पूछ रहा है, यह बैग किसका है। ओके, इसी तरह से हुम जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। ओके, हुम डिड यू सी टुडे, आज तुमने किसको देखा था या आज तुमने किसे देखा था। तो यहाँ पर यू जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन ये हुम जो वर्ड है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, जबकि ये पोजीशन के बारे में पूछ रहा था। और हु से हमें सब्जेक्ट के बारे में पता लगता है। हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट को पूछता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। हुज जो है वो पोजीशन के बारे में, यानी इन द पॉजिटिव केस में हुज का यूज किया जाता है। और हुम जो है वो सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट को पूछता है, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑलरेडी यू है कि तुमने आज किसे देखा। ओके, तो यहाँ हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि तुमने आज किसे देखा। हुम इज आस्किंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। हुज इज अबाउट द पोजीशन के बारे में पूछ रहा है कि ये बैग किसका है, और हु
पर्सन के लिए यहाँ नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। तो बहुत अच्छे से आप इस रूल को समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये रूल आपका क्लियर होता है तो आप हु, हुज और हुम के यूज को अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस रूल एंड आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं विच का यूज, कि विच का यूज किसके लिए और किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है। विच का यूज जो है स्टूडेंट्स जनरली व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है, यानी कि सेंटेंस में विच का यूज पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किस अर्थ में? सिलेक्शन या चॉइस के संदर्भ में। जब आपको बहुत सी चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है और आपसे वो क्वेश्चन पूछता है तो वो विच से करेगा, यानी कि विच एक ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जब आपको सिलेक्शन करना होता है बहुत सी चीज़ों में से, या फिर अगर आपको चॉइस बतानी है तो उसके लिए भी विच प्रोनाउन का यूज़ होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम विच के यूज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है विच इज योर अम्ब्रेला। यहाँ पूछ रहा है कि आपका अम्ब्रेला कौन सा है। बहुत से अम्ब्रेला है और उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है, यानी कि इस सेंटेंस में सिलेक्शन का भाव है। सिलेक्शन के बारे में पूछ रहा है कि विच इज योर अम्ब्रेला। बहुत सी चीज़ों में से जब हमें कोई चीज सेलेक्ट करनी है तो हम वो क्वेश्चन विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन से करेंगे। इसी तरह से विच बुक इज योर्स। बहुत सी बुक्स है, हमें सेलेक्ट करनी है कि हमारी बुक कौन सी है, तो उसके लिए क्वेश्चन बनाया गया है विच इंटरोगेटिव सेंटेंस से कि विच बुक इज योर्स। इनमें से आपकी बुक कौन सी है। इसी तरह से विच स्कूल डू यू लाइक मोस्ट। तुम्हें कौन सा स्कूल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इस सेंटेंस में हमसे अपनी चॉइस पूछी गई है कि हमें कौन सा स्कूल सबसे ज़्यादा पसंद है। सो सिलेक्शन और चॉइस को संदर्भ में हम विच से क्वेश्चन, विच प्रोनाउन से, जो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, विच से क्वेश्चन बनाते हैं। जिस तरह से विच इज योर अम्ब्रेला, आपकी अम्ब्रेला कौन सी है। विच बुक इज योर्स, विच स्कूल डू यू लाइक मोस्ट। सो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि अब जब दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में से हमें कोई चीज़ चुननी है, उसका सिलेक्शन करना है या अपनी चॉइस बतानी है बहुत सी चीज़ों में से, तो हम उसका क्वेश्चन विच से पुट अप करते हैं, यानी विच को यूज़ करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी रूल की तरफ। तो अगला रूल है वो व्हाट और विच के लिए है कि व्हाट और विच के साथ कभी कभी प्रेपोजिशन का यूज़ इस तरह से भी किया जाता है। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि व्हाट और विच के साथ प्रेपोजिशन का यूज निम्न प्रकार से होता है। प्रेपोजिशन का इस तरह का यूज कॉमन नहीं है, लेकिन हम सेंटेंस में कई बार इस तरह के सेंटेंस देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही होते हैं। आइए देखते हैं व्हाट और विच के साथ हम प्रेपोजिशन का यूज और किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में जो कि व्हाट से शुरू है, व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ। ये टेबल किससे बनी है। यहाँ पर मेड ऑफ जो है लास्ट में प्रेपोजिशन लास्ट में यूज हुआ है, लेकिन ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। कैसा प्रेपोजिशन है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। और कभी कभी क्या होता है, इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन लास्ट में यूज किया जाता है। What is this table made of? यहाँ made of लास्ट में यूज हुआ है। इसी तरह से which year were you born in? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तुम्हारा जन्म कौन से सन में हुआ था, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, which year were you born in? अब यहाँ पर born in जो है that is a fixed preposition, यानी born के साथ in जरूर आएगा,
इसमें मेड के साथ ऑफ जरूर आएगा। ओके, इस तरह से विच क्लास डू यू रीड इन, इस तरह का जो सेंटेंस है बहुत कॉमन है और हम बचपन से इसे पढ़ते आए हैं। तो इसी पैटर्न के कुछ सेंटेंस और भी होते हैं जिनमें लास्ट में फिक्स प्रेपोजिशन का यूज व्हाट और विच वाले सेंटेंस में किया जाता है। जैसे व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ, ये टेबल किससे बनी है। या विच ईयर वर यू बोर्न इन, किस साल तुम्हारा जन्म हुआ। विच क्लास डू यू रीड इन, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। व्हाट ट्रेन विल यू गो बाय, तुम किस ट्रेन से जा रहे हो या जाओगे। सो गो बाय है यहाँ पर एक फिक्स प्रेपोजिशन। गो के साथ बाय लगता है जब हम किसी चीज के द्वारा, किसी साधन के द्वारा हम जा रहे हैं तो उसके लिए हम गो के साथ बाय का यूज करते हैं कि बाय साइकिल, बाय कार, इस संदर्भ में हम गो बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन आया है इसलिए यहाँ पर गो के साथ बाय एक फिक्स प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। इसी तरह से रीड इन, बोर्न इन, मेड ऑफ। तो व्हाट और विच के साथ कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें फिक्स प्रेपोजिशन का यूज इन द सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है और इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका ये जो रूल है वो क्लियर होना चाहिए, इस रूल को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अपने व्यूज मुझे ज़रूर बताइए और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के सहयोग से मैं अपने चैनल को ग्रो कर पाऊंगी। थैंक यू।